आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है थानों से नाकों तलक मुहाफिज बन गए कातिल, माओ की गोदे उजड़ती रही मीरे रियासत खामोश, फॉरेन फंडिंग केस, हुकूमत के एतमाद की वजह क्या है, बिजली फिर महंगी, गर्दिशी कर्जों की बारूदी सुरंगें कैसे खत्म होंगी, घुटन ज़दा माहौल में आम आदमी के जीने पर पाबंदी क्यों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ए रहबरे मुल्क कौम, जरा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। धरती की उलझती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना ना सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की ज़बान चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं। ए रहबरे मुल्क कौम, बता ये किसका लहू है, कौन मरा। ये लहू है फैसलाबाद के वकास का, जो अपने भाई और कजन माजिद के साथ इस उम्मीद के साथ घर की जानिब गामजन था कि जब वो घर पहुंचेंगे तो बूढ़ी माँ का चेहरा उन्हें देखकर खिल उठेगा। बूढ़ा बाप उनको देखकर खुद को तवाना महसूस करेगा, लेकिन उन्हें क्या मालूम था, उन्हें शायद मालूम नहीं था कि बूढ़ी माँ का चेहरा खिलने से कब ही मुरझा जाएगा। बाप का सीना चौड़ा होने की बजाय उसकी कब्र झुक सी जाएगी। उन्हें क्या मालूम था कि उनके घर पहुंचने पर कोहराम मच जाएगा, सफ़े मातम बिछ जाएगी, बहनें बैन करेंगी, रिश्तेदार गिरियाजारी करेंगे। वकास की रूह आज मीरे रियासत से सवाल कर रही होगी कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, क्योंकि वकास के लहू के दाग किसी के हाथ नहीं है, बल्कि खुद मुहाफिजों के चेहरे पर उसके लहू के दाग हैं। अब सवाल तो यह भी उठता है कि खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, क्योंकि ना तो वकास पहला शिकार है और ना ही शिकारी नए हैं, क्योंकि ना तो वकास की माँ का गम नया है, तो उसकी आंख से बहने वाला आंसू। तो फिर आज कहने दीजिए कि खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। ओ मैनू नहीं लभना, मैं सदके जावा ते तो कुर्बान जावा सोनिया। जो लोग हमारे मुहाफ़िज़ बने हुए बैठे हैं, उन लोगों ने मेरे मासूम बच्चे को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया। बच्ची पर दर्द नहीं आया, वो दहशत करती थी, मेरी बहन का कार का वजह था। मारो ने कहीं पक्की गल है, उसी लोगों को मारना कितों सीखे। तशद्दुद इन्हां को कीता कि जिहदे नाल वो फौत हो गया। अब यहाँ किस किस के लहू का जिक्र करूं, किस किस का किस्सा दर्द आपके सामने रखूं। मेरे रियासत चक 475 का रिहायशी 35 साल वकास फैसलाबाद से वापस घर जा रहा था कि उसका गुजर डजकोट के करीब पुलिस नाके से हुआ। नाके पर मौजूद पुलिस एहलकार का पांव वकास की गाड़ी के नीचे आ गया। पुलिस एहलकारों ने शहरी पर बंदूकें तान ली। वकास ने खौफजदा होकर गाड़ी भगा दी। पुलिस एहलकारों ने इख्तियारात से तजावुज करते हुए उस पर फायरिंग कर दी, उस पर फायर खोल दिया गया। गाड़ी में मौजूद दीगर अफराद फायरिंग से जख्मी हुए, जबकि एक गोली वकास के सीने में पेवस्त हो गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वकास को गाड़ी से उतार कर गोली मारी गई। मुबैना तौर पर वकास को इंतकामन कत्ल किया गया। वकास जख्मों की ताब ना लाते हुए जाबहक हो गया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, वजीर आला ने वाक़े का नोटिस भी ले लिया है और आईजी से तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब कर ली है। यानी पुलिस के खिलाफ तहकीकात भी पुलिस के सपुर्द कर दी गई है। पुलिस ने अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए मुकदमे को कमजोर करने के लिए भरपूर कोशिशें शुरू कर दी हैं। FIR में वकूए के 2 औकात कार लिखे गए हैं। वकूआ रात 9 बजे पेश आया, इसके साथ टाइम 4 बजे भी लिख दिया है। बात मीडिया पर आई तो पुलिस का जवाब भी रिवायती आ गया। CPO ने क्लैरिकल गलती करार देते हुए जल्द दुरुस्त करने की यकीन दहानी कराई। लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि पुलिस के खिलाफ तहकीकात के लिए पुलिस एहलकारों का इंतखाब क्यों किया जाता है। क्या पुलिस पेटी भाइयों को बचाने के लिए कोशा है? क्या वकास के अहले खाना केस पर कार्रवाई से मुतमईन है? सबसे पहले इन तमाम का जवाब देने की कोशिश करेंगे मकतूल वकास के वालिद मोहम्मद इलियास साहब, और वकास के साथ जो इस वक्त उनके कज़न मौजूद थे माजिद, और इस वाक़े के यानी शाहिद भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे भरपूर ताज़ियत करते हैं। यकीनन मुश्किल की घड़ी है और जो दर्द इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं, यकीनन जिस तन लागे 100 तन जाने। यकीनन मुश्किल की घड़ी है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। आपकी इजाज़त से मैं जानना चाहूँगा इलियास साहब आपसे भी, और माजिद सबसे पहले मैं आपसे जान लेता हूँ, क्योंकि आप उस वक्त कार में सवार थे, वकास के साथ मौजूद थे। ये वाक़या किस तरह पेश आया? आखिर पुलिस एहलकार
गोलियां मारने पर क्यों मजबूर हुए कि उन्होंने बंदूकें तान ली और वकास को ढेर कर दिया? आखिर हुआ क्या? हम बाईपास से वापस आ रहे थे घर की तरफ ना, तो रास्ते में नाका लगा हुआ था पुलिस वालों का। उन्होंने नाका नहीं रुके हुए, गाड़ी खड़े उन्होंने हमें रोका और हम जो पुलिस वाले का ऐसे का पैर जो गाड़ी के टायर से टकरा गया और वो बदतमीजी करने लगा। तो इसी समय में हमने वहाँ से गाड़ी भगा ली। करीब ही हमारा गांव था, हम अपने गांव में आकर रुके। तो क्योंकि हम बहुत प्रेशराइज हुए थे, पहले भी 2-3 वाक़यात ऐसे हमारे मुल्क में रूनुमा हुए थे, तो हमने सोचा कि चले अपने गांव जाकर रुकते हैं तो लोगों के पास ही। तो उधर जैसे गाड़ी रुकी, वकास भाई सबसे पहले बाहर निकले और उन्होंने कहा कि मैं हम नहाते हैं, हमारे पास कोई चीज़ नहीं, और हैंड्सअप कर लिया, हाथ ऊपर किए हैं। तो वो उन्होंने पुलिस वालों ने फायर उसके पेट में फायर कर दिया और वो उधर मौके पर ही ढेर हो गए। और फिर वो हमें अपनी मोबाइल में डाल कर ले गए और वकास भाई को जो हमारी ज़ाती गाड़ी थी उसमें लेकर घूमते रहे, पता नहीं कहाँ। तो हमें भी 5-6 घंटे बाद उन्होंने मतलब कि ज़रूर करते रहे, तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुंह पे वकास भाई जब वो नीचे गिर गए तो उनके मुंह पे ठुड्डे मारते रहे वो ना। यकीनन बड़ी अफसोसनाक बात है। माजिद, मुझे बताइए कि रात कितने बजे का वक्त था, आप कहां से वापस आ रहे थे और नाके पर पुलिस एहलकारों की जानिब से आपसे क्या दरियाफ्त किया गया? वो इस्तफसार क्या कर रहे थे, आपसे क्या जानने की कोशिश कर रहे थे? क्या उन्होंने मशकूक समझ के आपको रोका, तलाशी लेने की कोशिश की, आपने तलाशी नहीं दी, जिस पर उनकी जानिब से कुछ ज़दोकोब करने की कोशिश की और फिर आप खौफजदा होकर वहां से फरार हो गए और गाड़ी दौड़ाते रहे? हुआ क्या था वहां पर जब नाके पर आपको रोका गया? जी अच्छी, हम अपने दोस्त को उधर रिसीव करने गए थे, रोशन वाले बाईपास से वापस आ रहे थे घर की तरफ ना। तो उन्होंने हमें रोका, तो हम तो रुक गए, तो उनका पैर जो वो गाड़ी के साथ टकरा गया। इसी समय में वो मतलब कि हम तलब कलामी हो गई वकास भाई से उसकी, और काफ़ी मतलब कि बदतमीजी करने लगा। वो वकास भाई ने गाड़ी का शीशा ऊपर कर गाड़ी भगा ली, क्योंकि करीब 6-7 किलोमीटर पे हमारा गांव था। तो इसी तरह वो पीछे से फायरिंग हमें करते रहे, गाड़ी पे भी फायर लगे। तो हम सीधे प्रेशराइज बहुत हुए, हम सीधे अपने मतलब के गांव आए। गांव में रुके रोड के गली में। तो सबसे पहले वकास भाई बाहर निकले, उन्होंने मतलब के बताया आपको जैसे हैंड्सअप किया और फिर उन्होंने। इसका मतलब ये है कि पुलिस वालों ने तकरीबन को 5-6 किलोमीटर तक आपका ताक़ुब किया है और इस दौरान वो गोलियां बरसाते रहे। तो जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त आपने वकास साहब को जो ड्राइविंग सीट पर मौजूद थे उनको कहा आपकी तरफ से या वकास के छोटे भाई की तरफ से कि आप गाड़ी रोक लें और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चाहते क्या है? क्या आपने मशवरा दिया कि गाड़ी रोक ली जाए? हम तीनों मतलब कि बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे, क्योंकि गाड़ी के पीछे 2-3 फायर भी लगे। हम तो नीचे बैठ गए थे, वो तो वकास भाई थे वो जो गाड़ी चला रहे थे। हम तो बिल्कुल सीटों के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं फायर ना लग जाए किसी को। तो इसी समय में वकास भाई जो बड़े थे हमसे, वो गाड़ी ड्राइव भी कर रहे थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जैसे करके गाड़ी मतलब कि सीधी गांव की तरफ लेके आए, वो बड़ी मुश्किल से। और कितने पुलिस वाले थे? सर 4 एहलकार, एक ड्राइवर थी, 2 कांस्टेबल, एक ऐसे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इलियास साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, यकीनन आपके लिए बड़े दुख की घड़ी है, आपने अपने बेटे को खोया है और उनके भी आगे से यकीनन उनकी अपनी फैमिली थी, बच्चे थे, वो भी गम से निढाल होंगे, फैमिली भी गम से निढाल होगी। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि इससे पहले किसी पुलिस वाले से कोई अदावत हो या कोई ऐसी तल्ख कलामी वकास साहब की पहले हुई हो या उनका कोई पुलिस रिकॉर्ड हो? पुलिस रिकॉर्ड की ये बात है जनाब, पूरे पंजाब में हमारे खिलाफ कोई FIR भी हो हम गुनाहगार हैं। ये दौड़े पिछो इस करके है भी जनाब इलाका जब गैर सी उथे तो उन्हें वह दरख्त पूजे जैसी भी शायद तिना न मार छड़न, डर से अगे दौड़ पाए। ये गुज़श्ता रात का वाक़या है, यकीनन बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। जब से ये वाक़या रूनुमा हुआ है, पुलिस वालों की तरफ से, आला हुकाम की तरफ से आपसे कोई राब्ता किया गया हो, यकीन दहानी कराई हो किसी किस्म की, और फिर हुकूमती शख्सियात आपके पास पहुंची हो और उन्होंने किसी किस्म की यकीन दहानी कराने की कोशिश की हो? मौके से डेथ हो गई सी, फिर जना बंदे काफ़ी चौक से खड़े हो गए। फिर FIR कट्टी नाल बड़ा सादा जाई कोटला थाने वाला और तसली देने वास्ते फिर अब किया इन्होंने कहा भी जनाब ना साड़ी जी दफा है दहशतगर्दी लाई जाए और वादा भी किया।
फिर आरोपी में जनाब रहता है, उन्होंने वादा किया भी जनाब मेरी मैं ये भी दर्ज करावागा और कमेटी बनाती है, मैं थोड़ी तसली वास्ते तो जितना थोड़ा मुतालबा पूरा करागा। और वादा 4:30 बजे का गाँव में आने का, बिल्कुल कोई नहीं आया। इलियास साहब, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कोई दरख्वास्त करेंगे, कोई अपील करेंगे आप? हम गरीब आदमी हैं, ये 302 लफ्ज़ लाई है अदालत के जनाब 3-3 4-4 साल फैसले नहीं होंगे और एक तो असी जनाब बंदा गवा बैठे को अदालत चक्कर खाइए। अगर इंसाफ के जनाब साढ़े दर्ज कर अदालत में केस लगा जाए और सानू इंसाफ में कमेटी कड़ी बनानी है जी, वो RPO के मतहत होनी ना, जिन्हें वादा करके भी नहीं आया साढ़ा अज। तो बच्चों के हवाले से भी कोई अपील करेंगे आप? यकीनन वो स्कूल गोइंग तो नहीं है जैसे आप बता रहे हैं कि भी छोटे बच्चे हैं, इस हवाले से भी हुकूमत से कोई दरख्वास्त करेंगे? यही है कि जनाब मैं तो खुद बीमार आदमी है, हार्ट का मरीज़ है, 2 दफ़ा मैंने अटैक हो चुका, तो मैं तो आपको परेशान है भी अल्लाह ताला की ज़ात वारस है, उन्हें बच्चों का उन्होंने कोई किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंसाफ भी मिल जाए, सब तो बड़ी चीज़ है जी। मैं दसा भी सानू RPO ने वादा करके उन्हें कमेटी की बनाओ, तो कमेटी का रिजल्ट की आना थोड़े सामने कि जनाब कमेटी के आप नहीं आया खुद, सिर्फ इस वास्ते कि एहतजाज नहीं करना, मैं वादा करता थोड़े ना, वो टाइम लगा लिया उन्होंने हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त के लिए। वकास के वालिद मोहम्मद इलियास और उनके कज़न माजिद हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन शिद्दत गम से निढाल हैं, घर में सफ़े मातम बिछी है। हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। मेरी रियासत मेरा देश मेरी माँ पूछती है कि वकास के लहू का हिसाब कब मिलेगा। मेरे रियासत मेरा देश मेरी माँ पूछती है कि कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम सलाहुद्दीन के मुकदमे को आवाज़ कब मिलेगी, उनसे इंसाफ कैसे मिलेगा। मेरे रियासत मेरा देश मेरी माँ पूछती है कि उसामा सती का खून इतना अर्जा क्यों है, क्या उसामा के कातिल यूं ही दंदनाते फिरते रहेंगे। मेरे रियासत मेरा देश मेरी माँ पूछती है कि सानिहा साहिवाल के मकतूलीन का लहू इतना सस्ता क्यों है, क्या माँ जैसी रियासत अपने शहरियों के लहू को बहाकर खामोश रहेगी। मेरे रियासत लाहौर के इलाके कोट लखपत में डॉल्फिन एहलकारों की गोलियों का निशाना बनने वाले शहरी का लहू इतना अर्जा था कि आपकी मसनद इक़्तिदार में जुम्बिश तक ना आ सकी। क्या पुलिस की अंती गोलियों की आवाज़ें वसीम अकरम प्लस के कानों से नहीं टकराती। मेरे रियासत क्या आपके नजरिया इंसाफ की जंजीरें अदल नहीं हिलती। मेरे रियासत मेरा देश मेरी माँ पूछती है कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान का ख्वाब कब पूरा होगा। मेरे रियासत मेरा देश मेरी माँ पूछती है कि पुलिस इस्लाहात कब और कैसे होगी। मेरे रियासत मेरा देश जो मेरी माँ है, मेरी माँ पूछती है कि मावराए अदालत कत्ल कब बंद होंगे। मेरी रियासत मेरा देश मेरी माँ पूछती है कि पुलिस को किसने इख्तियार दिया है कि सड़क पर अदालत लगा ले, किसने आज़ादी दी है कि निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दें। मेरे रियासत क्योंकि मेरे देश मेरी माँ को आपने यकीन दिलाया था कि आपके आने से पंजाब पुलिस में इस्लाहात आएंगी। आपने यकीन दहानी कराई थी कि यहाँ पर बसने वाला हर शहरी महफूज होगा। आप क्या कहा करते थे, जिसों को कैसे मुखातिब किया करते थे, उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। पंजाब पुलिस को मैं वो देखना चाहता हूँ जो पख्तूनख्वा की पुलिस बन गई थी। हम जब 2013 में आए, अल्लाह का करम है कि ऐसा पुलिस को डिपोलिटिसाइज किया। पुलिस रिफॉर्म्स ऐसी है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिला है। तो जो हमारी जितनी भी इसके अंदर रिफॉर्म्स हैं वो है लोगों की जिंदगी बेहतर कर देगी। जो हम पुलिस का निजाम लाना चाहते हैं वो सुने। हमें ये होता था कि आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता था। हम वो निजाम चाहते हैं जो बड़े बड़े डाकुओं को, बड़े बड़े जालिम कातिलों को पकड़े, पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाले, छोटे फिर ठीक हो जाएंगे। अब मेरे रियासत सलाहुद्दीन से सानिया साहिवाल तक, कोट लखपत से कामू की तक, उसामा सती से वकास गुज्जर तक, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से तवातुर के साथ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। थानों के अंदर होने वाला तशद्दुद, दौरान हिरासत मौत और मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात हमारे यहाँ नए नहीं हैं। जब भी कोई ऐसा भयानक वाक़या रूनुमा हो जाता है तो लोग कुछ अरसे तक शोर मचाते हैं, फिर अक्सर इसको फरामोश कर दिया जाता है। थाना कल्चर, फरसूदा और रिवायती निज़ाम की तब्दीली के लिए देर पा तगोदौ करने की कोशिश नहीं की जाती। मेरे रियासत अपने दावों के बावजूद पुलिस इस्लाहात पर काम नहीं करते। सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस को मावराए अदालत कत्ल का इख्तियार किसने दिया है। बेकाबू पुलिस को काबू में आ रहा है। थानों में तशद्दुद पर कोई बात नहीं की जाती। हालांकि आईने पाकिस्तान के तहत पुलिस किसी भी शहरी को बगैर वजह गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर पुलिस एहलकार ऐसा करते हैं तो उनको ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 220 के तहत 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। इसी तरह मावराए अदालत कत्ल जाली पुलिस मुकाबले संगीन जुर्म है
कानून के मुताबिक पुलिस सिर्फ मुलजिम को पकड़कर अदालत पेश कर सकती है। अगर पुलिस जानबूझकर किसी को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल करती है तो उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। पाकिस्तान के आर्टिकल 9 के तहत हर फर्द की सलामती और आजादी की जमानत सरकार की जिम्मेदारी है। हर शहरी का बुनियादी हक है कि उसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए, खुसूसन कोई ऐसी कार्रवाई ना की जाए जो किसी शख्स की जान, आजादी, जिस्म, शोहरत या इमलाक के लिए मुज़िर हो। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या पुलिस एहलकारों के खिलाफ आइन की दफात के तहत कार्रवाई होती है? जाली मुकाबलों में शहरियों को मावराए अदालत कत्ल करने वाले एहलकारों को सजा क्यों नहीं मिलती? ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। साबिक आईजी पंजाब ख्वाजा खालिद फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा खालिद फारूक साहब आपके वक्त के लिए। और सब बात यह है कि ये कोई 80s या 90s का दौर नहीं है, अब तो मीडिया का दौर है और सब चीज़ें सामने आ जाती हैं, सरफेस हो जाती हैं, अनर्थ हो जाती हैं। लेकिन 2021 में भी ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है, मावराए अदालत कत्ल हैं, ये क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? बैक टू बैक हम ऐसे बहुत सारे सैड इंसिडेंट्स देख रहे हैं। आज भी वकास है जजकोट का रहने वाला, उसको पुलिस ने जिस बेदर्दी से मार डाला है, ये भी आपके सामने है। ख्वाजा साहब, ये क्यों नहीं रुक पा रहा है? देखिए, बुनियादी बात जो है ना, ये एक जब भी ये ऐसे इंसिडेंट होते हैं वो इंडिविजुअल एक्ट होते हैं। वो इंडिविजुअली कोई ऑफिसर जो है ना पुलिस का जो है वो अपनी उसकी जितनी काबिलियत है, समझबूझ है, मुसल्ला होता है और वो रियलाइज़ करता है कि ये बंदा भागा है तो डेफिनेटली ये कोई टेररिस्ट है या बहुत बड़ा रॉबर डिकॉयड या क्रिमिनल है, वो इस चक्कर में जो है ना ओवर रिएक्ट करते हैं। डेफिनेटली ये जो है ना, ये अब इसमें अब ऑफिसर की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती, ना ये कानूनी फेल है कि अगर भागते मुलज़म को अनलेस आपकी अपनी जान पे ख़तरा ना हो, को फायर वो आपकी जान पे कर रहा हो तो आप रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी सूरत आ ली तो फिर कोई ग्राउंड कानूनी तौर पे या महकमाना तौर पर भी ऐसी कोई अप्रूवल कभी किसी ने दी कि वो उसमें फायर खोले और बंदा मार दे। इस वाक़े की तहकीकात के लिए जिसको टास्क सौंपा जाता है वो भी पुलिस का अफसर होता है, यानी पुलिस वाला ये काम करता है और उसकी तहकीकात के लिए एक और पुलिस ऑफिसर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर एक तासुर उभरता है कि पुलिस कर रही है तो पुलिस वाला जो उसकी तहकीकात करेगा वो अपने पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश करता है, पुष्पनाई करता है और हर मुमकिन झोल छोड़ देता है प्रोसिक्यूशन के अंदर। ये कितना जो है वो गैर ज़रूरी बात लगती है आपको? नहीं, ये मैं समझता हूँ जिसका काम उसी को साझे, ये दुनिया में यही होता है। दुनिया में कभी हो तो उसके ऑफिसर जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन का कानून में पुलिस अफसर को इख्तियार है। हो सकता है कि दुनिया भर की पुलिस और हमारी पुलिस के अंदर थोड़ा सा फर्क हो। नहीं, आप अपने किसी भी एरिया में जाइए, ये कानून कहता है, ये कोई और कोई बात नहीं है कि उसमें आप किसी को किसको देंगे। इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार सिर्फ पुलिस को है और उसके अलावा आप चाहते हैं कि सिविलियन आके करेगा, उसकी एविडेंस जो कोर्ट में जानी है वो कौन पेश होगा, उसकी कलेक्शन करनी है। फिर ऐसे क्यों होता है कि जो मुतासरीन होते हैं वो जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं? अगर उन्हें पुलिस फोर्स के ऊपर एतमाद हो, सबसे पहले तो इस तरह का वाकया हो ही ना, और अगर उन्हें तहकीकात के ऊपर भी एतमाद हो तो फिर वो ये डिमांड ना करे कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, बात यह है कि वो एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ठीक आपकी बात कर रहे हैं कि शायद उसमें शायद कोई इन्वेस्टिगेशन सही ना हो, पर आप तो यहाँ देखें, यहाँ तो फौरी एक्शन हो रहा है। फैसलाबाद उन्होंने फौरी उसको गिरफ्तार कर लिया है, इसी तरह इस्लामाबाद में भी गिरफ्तार किया गया था, ऐसी बात नहीं है। ख्वाजा साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हर आने वाली हुकूमत पुलिस रिफॉर्म्स का नारा लगाती है, लेकिन क्या पुलिस रिफॉर्म्स का ख्वाब महज ख्वाब ही रहेगा? मुस्तकिल करीब में मैं नहीं समझता कि ये कोई फौरी जो है वो कोई इनकलाबी तरह की इस्लाहत आएंगी, क्योंकि ये तो जो है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ और पॉलिटिकल बंदों को अकोमोडेट करने पे लगे हुए हैं, तो फिर इसमें कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप? ये मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल तो फ्रंटियर की केपी में जो लेके आए थे केपी पुलिस एक्ट, और को बहुत उसका फैनफेयर भी हुआ और उसका इम्पैक्ट भी अच्छा आया और उस पर बाकायदा एक नारा के तौर पर कि हम दूसरे सूबों में भी इस्तेमाल करेंगे, इस तरह पुलिस करेंगे। अब वहाँ से भी जो है ना मुसद्दका ज़राए से मुझे इतलात मिली हैं, खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी फिर उसमें डी ट्रैक करने लगे और नए कॉन्सेप्ट जो है वो फिर पुरानी चीज़ें, उसकी अख्तियार, ऑटोनमी और ये सारी चीज़ें वो ख़त्म करनी हो गई है। वो नेचुरली पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ से पूरा वो प्लान बन रहा है और उसमें वो चीज़ें इंट्रोड्यूस दोबारा जो बेहतर की थी वो दोबारा कर गया। तो ये जो है आगे जो रास्ता ज़रा मुश्किल है, लेकिन आप लोग हम सब जब कोशिश करते रहे तो मे बी सम टाइम ये थोड़ा सा रिव्यू करें और कुछ पॉलिटिकल विल दिखाएं जिससे चीज़ें बेहतर हों।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। साबिक आईजी पंजाब ख्वाजा खालिद फारूक हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फॉरेन फंडिंग केस का तज़किरा करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात से मुताल्लिक अपोजिशन भी मुतालबा कर रही है, हुकूमत भी कर रही है, लेकिन क्या उसकी तहकीकात कैमरे के सामने मुमकिन है? हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी और रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। इस केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं, ये हेयरिंग होनी चाहिए कैमरा के ऊपर, लाइव जानी चाहिए कौम को कि ये सारे बैठे, वज़ीर-ए-आज़म बैठा, पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ। अब वज़ीर आज़म साहब को याद आया कि लाइव कवरेज हो 6 साल से वो फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपे हुए हैं और वो जो अकबर बाबर साहब हैं जो उनके फाउंडर मेंबर हैं, उनकी आवाज को वो सुनने नहीं देते, तो ये शौक भी पूरा कर लें। अपोजिशन जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत का चैलेंज कबूल कर लिया है। सवाल पैदा होता है कि क्या इस केस की ओपन समाअत मुमकिन है, ऑन कैमरा समाअत हो सकती है? इसी हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ने भी अपना जवाब दे दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में बगैर किसी खौफ और दबाव के मेरिट पर फैसला करेगा। तर्जुमान के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस पर कार्रवाई जारी है। ये बहुत ही अहम और हसास केस है और इस पर मेरिट पर फैसला कौमी मफाद में है। तर्जुमान ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस पर गैर जरूरी और बगैर शवाहिद के तबसरों से गुरेज किया जाए। इलेक्शन कमीशन में पहले ही इस केस की समाअत फरीकैन के सामने हो रही है और समाअत के दौरान मीडिया और दूसरे मुतल्लिका अशखास और इदारे मौजूद होते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना था कि स्क्रूटनी कमेटी के इख्तियारात या मनसब एक GIT का है, इसलिए कमेटी की कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती, जबकि अवामी सतह पर कार्रवाई से कमेटी को अपना काम करने में दुश्वारी होगी, यानी फॉरेन फंडिंग केस की अवामी समाअत मुमकिन नहीं है। इसी हवाले से कानूनी पेचीदगी क्या है, कानूनी पेचीदगी जानने के लिए मुमताज़ माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब आपके वक्त के लिए। तो सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि फॉरेन फंडिंग केस से मुताल्लिक पहले तो अपोजिशन का ये मुतालबा था कि स्क्रूटनी कमेटी जो कार्रवाई कर रही है वो ऑन कैमरा होनी चाहिए। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा कि ऑन कैमरा होना चाहिए, पब्लिकली ये प्रोसीडिंग्स दिखानी चाहिए आवाम को कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो कहते हैं कि असल में स्क्रूटनी कमेटी का मनसब GIT का है और GIT की जो प्रोसीडिंग्स है वो ऑन कैमरा नहीं हो सकती। तो सर इस हवाले से कानून क्या कहता है, क्या ये कार्रवाई ऑन कैमरा या पब्लिकली नहीं दिखाई जा सकती? देखिए, ये डिसाइड करना कि कोई चीज़ ऑन कैमरा हो या पब्लिक में हो, ये कमेटी का अपना फैसला है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला है। ये गवर्नमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो अब इलेक्शन कमीशन के सामने है, तो गवर्नमेंट से क्या ताल्लुक है? सर अगर दोनों पार्टीज जो फरीक वो अगर जाती हैं इलेक्शन कमीशन से दरखास्त करती है, ऑपोजिशन भी दरखास्त करती है और PTI फॉरेन फंडिंग केस है, क्योंकि PTI भी कहती है कि इसको प्रोसीडिंग्स को दिखाया जाए, तो क्या इलेक्शन कमीशन ये फैसला दे सकता है कि ठीक है हम इसको पब्लिक करते हैं? अब इलेक्शन कमीशन, तो मैंने आपसे कहा ना, इलेक्शन कमीशन का ये सवाबदीद है कि वो फैसला करे कि दिखा सकता है वो पब्लिकली इन कैमरा हो या ऑन कैमरा हो। ये इलेक्शन कमीशन फैसला कर सकता है। टीवी पेश करने में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, इतना आसान नहीं होता टीवी पे इस किस्म की प्रोसीडिंग करना। तो उसमें जो उसकी प्रोसीडिंग्स को भी बड़ा असर पड़ता है उसके ऊपर और बहुत सी गलतफहमियां पैदा होती हैं। अच्छा सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने इस केस को यकीनन बड़ी क्लोजली वॉच किया होगा और आजकल जो है वो वैसे ही इसकी बाज़गश बहुत ज़्यादा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है सर कि वीक ग्राउंड्स पे कौन है और खौफ क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इस पर? देखिए, जो कानून है वो ये है, अभी तक तो किसी ने इस पे नजर नहीं डाली थी, लेकिन अब जो सामने चीजें आ गई, कानून ये है कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पार्टीज को दी जा सकती हैं, इसमें कोई मजाक नहीं, चाहे बाहर से आए चाहे लोकल हो। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, अगर कोई जैद बकर कोई है लंदन में बैठा है या अमेरिका में बैठा है, वो $200 भेजता है, $400 भेजता है, उस पर कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल सही है। जो कानून को ऑब्जेक्शन है वो किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से आने में है या किसी ट्रस्ट से या किसी लीगल बॉडी, लीगल एंटिटी से आने से, उसमें ऑब्जेक्शन है, वो डिसअलाउड है कानून में, वो नहीं इजाजत है उसकी। तो अब ये जो मैं सोचता आया हूँ अभी तक कि 2 कंपनीज बनाई गई थी और वो कंपनीज जो हैं उनके थ्रू कंट्रीब्यूशन हुई है, तो वो तो एक कॉर्पोरेट बॉडीज होगी ना कंपनीज, तो उसके उनसे जो कंट्रीब्यूशन होगी वो मेरे ख्याल में इस
कानून के तहत गलत होगी, अगर ये सही है कि 2 कंपनीज के थ्रू आ रही है। बिल्कुल ठीक है, कानून में ये चीज़ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब आपके वक्त के लिए। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपके वक्त का। फ़ारूक साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने ये चैलेंज किया कि जो फॉरेन फंडिंग केस है उसको ऑन कैमरा दिखाया जाए, इसको ओपनली पब्लिकली होना चाहिए। आज बड़ा कैलकुलेटेड सा जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आ गया है, तो क्या वज़ीर आज़म को अंदाज़ा था कि ये कैलकुलेटेड जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से आएगा, तो ये महज सियासी दावा था? देखें, बात यह है कि सियासी दावे की बात नहीं है। हमने तो बड़ा वाज़े कह दिया कि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है और हमारा ओपन एंड शट जो है वो हमारे अकाउंट्स हैं। 40,000 डोनर्स का हमने अपना रिकॉर्ड जमा करवा दिया है। असल केस जो है वो इनके ऊपर है, जो 4 साल से चल रहा है। वो केस मैं लेकर गया हूँ। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का जो मुकदमा है वो आप तनहा लड़ रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर कोई कंटेस्ट कर रहा है या मैदान में है तो वो फारूक हबीब है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि इरेगुलरिटीज क्या है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ, लेकिन उससे पहले ये बताइएगा, जो मेरा पहला सवाल है सर, उसका ज़िमनी सवाल ले लीजिए। क्या इमरान खान साहब जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब आया है उसके बाद अब कोई तहरीरी दरखास्त भी देंगे कि नहीं आपकी मेहरबानी है इसको पब्लिकली दिखाएं, ऑन कैमरा दिखाएं, ताकि आवाम को समझ आए? देखें रेहान, पहले बात तो समझने की ये है कि इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बनी है। आप पढ़े लिखे एंकर हैं, आप सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, मैंने आपके प्रोग्राम्स देखे हैं, आप उस फैसले को पढ़ लें। मैं आपके साथ वो व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दूंगा। वो फैसला बड़ा वाज़े है। वो ये कहता है कि आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के 5 साल के अकाउंट्स की जो है वो स्क्रूटनी करनी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है पीटीआई की हो रही थी तो पीएमएल एंड पीपल्स पार्टी की भी शुरू हो गई। अभी तो उन्होंने 19 जमातों को मजीद नोटिस जारी कर दिया। उनका पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की शिक नंबर 13 ये कहती है कि तमाम जमातों ने अपनी इनकम, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंडिचर और उनके जराए यानी बिल्कुल ठीक है, आमदन हासिल की वो बताना जरूरी है। लेकिन एज फार एज द सीक्रेसी एंड सैंक्टिटी इज कंसर्न्ड, तो 2018 के अंदर आपकी पिटीशन थी इलेक्शन कमीशन के अंदर कि इसकी सीक्रेसी और सैंक्टिटी को मेंटेन रखा जाए और अकबर एस बाबर जो पिटिशनर है उनको स्क्रूटनी का हिस्सा न बनाया जाए। देखें, पहली बात तो यह है रेहान, आप ज़हन में रखें, जो अकबर एस बाबर हैं उनको हमने अपनी पार्टी से डिसिप्लिनरी कार्रवाई करके निकाला हुआ है। वो पर्सनल वेंडेटा की बुनियाद के ऊपर इस केस को लेकर गए और अब वो बात बात पर आकर झूठ बोलते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स को सामने लेकर आए। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, जहां पर हमने ये बात की और हमने एक बार नहीं कहा ये स्क्रूटनी कमेटी का अपना फैसला है। जब इलेक्शन कमीशन ने ये एक जीआईटी बनाई है, स्क्रूटनी कमेटी बनाई है, जब इसकी फाइंडिंग्स जाएंगी इलेक्शन कमीशन के सामने तो ओपन कोर्ट हेयरिंग होगी। इस केस की पहले भी ओपन कोर्ट हेयरिंग होती रही है, तमाम मीडिया के सामने होती रही है। मैं अब भी कहूंगा कि छुपाने को कोई चीज नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब को आपको साथ बैठा ले, चंद वज़रा को बैठा ले और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, एक प्रेसर के जरिए से कौम के सामने रख दे कि भाई ये हमारी रसीदें और हमने आपको दिखा दी? आप रेहान भाई, मैं वही कह रहा हूं कि मेरा फर्ज है कि मैं तमाम लोगों की इंफॉर्मेशन में भी इजाफा करूं और उनको एजुकेट भी करूं। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, चंद रोज कबल हमने 24 वॉल्यूम जमा करवाए हैं इलेक्शन कमीशन को मेरा भाई। 24 वॉल्यूम, जिसमें से 14 वॉल्यूम्स तो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट्स के हैं जिसमें डोनर्स का रिकॉर्ड है। मुझे आप बताएं कि कौन सी सियासी जमात है जिसने इस तरह मेंटेन किया? आपको पता है यहाँ पर सियासी जमातें किस तरह फंड्स लेती थी? जो शहबाज शरीफ का केस उठाए ना, परफेक्ट टीटीओ का केस, किस तरह ठेकेदारों से किकबैक्स ली, इंटरेस्ट ग्रुपों से पैसे लेते थे। हमारी जो फंड रेजिंग का सिस्टम है, हमारे $10 पेइंग मेंबर्स हैं, हमारे जो फंड रेजर बाकायदा पॉलिटिकल फंड रेजर होते थे, जितने एक्सपर्ट्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, हमने तो जो है एक पॉलिटिकल फंड रेजिंग का कंसेप्ट दिया है जो कि साफ और शफाफ है। साहब, वैसे कितनी अजीब सी बात लगती है कि कभी आप इनसे रसीदें मांगा करते थे, आज ये आपसे रसीदें मांग रहा है। तो आपको लगता है कि जो मनी ट्रेल जो आप मांगा करते थे वो मनी ट्रेल अब आपको भी देनी पड़ेगी? आपने दे दी इलेक्शन कमीशन की? रेहान, बात यह है, आप इस बात को भी वेरीफाई करें कि इमरान खान इस मुल्क में ना वजीर आजम थे, ना वजीर आला थे, ना वजीर थे, किसी सरकारी ओहदे पे नहीं थे। 40 साल कमाई का हिसाब दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसी हनीफ अब्बासी, एफिड्रीन अब्बासी के जो पिटीशन लेकर गया था। डे टू डे उसकी हेयरिंग हुई, एक एक कमाई, एक एक पाई का हिसाब दिया, बैंक स्टेटमेंट्स लाकर लंदन से दी, पैसा बैंकिंग चैनल से आया, 60 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स दिए, वैलिडेटेड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स दिए। भाई मेरे, इन्होंने कभी कुछ दिया? हमने तो यहां भी डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। ये हमारे से किस मुंह से रसीदें मांग रहे हैं? अकबर एस बाबर पिटीशनर हैं,
ये उसके साथ आके आज किस मुंह से खड़े हो गए हैं? इसका मतलब ये है कि इनका उससे गठजोड़ है। जो मैच इन्होंने खेला ही नहीं है, ये आज उसका कप लेना चाहते हैं। इनको कप नहीं मिलना, इनको ये अंदाजा नहीं है कि ये खुद उस गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं। जो गड्ढा ये हमारे लिए खोद रहे थे, उस गड्ढे में ये खुद गिरे हुए हैं, क्योंकि इनके पास खुद रसीदें नहीं है। अब तो इलेक्शन कमीशन ने 2013, 2018 का भी खाता खोल दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, उसमें भी बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि कौम को फिर 200 अरब का टीका क्यों लगाया जा रहा है। 200 अरब का टीका किस मद में कौम को लग रहा है, यह हम सवाल उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर आवाम को बिजली का झटका दे डाला है। आज हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 1 रुपये 95 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया, जबकि इस इजाफे की जिम्मेदारी भी एक बार फिर साबिका हुकूमतों पर डाल दी है। हस्बे साबिक ये जिम्मेदारी भी साबिका हुकूमत पर धर दी गई है। इस्लामाबाद में वजीर मनसूबाबंदी और तरक्कियात असद उमर और मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर तवानाई उमर अयूब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बिजली से मुताल्लिक लाजमी अदायगी 227 अरब रुपए की बारूदी सुरंग हमें विरसे में मिली और अब बिजली की कीमत 1 रुपये 95 पैसे हाने जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो शायद बिजली के नर्ख 2.5 रुपये बढ़ते, यानी अगर चंद पैसे की बचत हुई है तो उसका क्रेडिट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को जाता है। वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखी। ये वो बारूदी सुरंग है जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दानिस्ता तौर पे बदनीयती के साथ ये मुआहदे किए और ये कारखाने लगाए और गलत फ्यूल मिक्स के साथ लगाए और आपकी इंपोर्टेड एनर्जी के ऊपर, यानी कि आप ये वो कारखाने हैं जिसके तहत तकरीबन 45% आपकी बिजली जो बनती है वो इंपोर्टेड फ्यूल्स पे बनती है और ये तकरीबन 6.5 अरब डॉलर हमारे मुल्क से बाहर जाते हैं। ये वो सूरत हाल है जो हमें विरसे में मिली और जो हमें एक सामना करना पड़ा कैपेसिटी पेमेंट्स का। ये कैपेसिटी पेमेंट्स का इजाफा 686% ये इजाफा है और ये बिल्कुल बदनवानी और बदनीयती पे मबनी बवजह मजबूरी जिस प्रोग्राम से गुजर रहे हैं और जिस सेक्टर को हम लोग इस सेक्टर में हैं, इस वक्त हम लोग ये इजाफा जो करने जा रहे हैं ये 1 रुपये 95 पैसे का है। मौजूदा हुकूमत हर बहरान का जिम्मेदार साबिका हुकूमतों को करार देती है, मगर जब हुकूमत से उसकी अपनी कारकर्दगी का सवाल किया जाता है तो नो कमेंट्स में बात टाल दी जाती है। क्या एक दम तक हो गया? क्या एक दम तक 3.5 रुपए बढ़ेंगे या 2 रुपए बढ़ेंगे? क्या इस वक्त कोई कमेंट्स नहीं? अच्छा सर, कोई हम अगर कोई आपकी कारकर्दगी के हवाले से पूछें तो उसका आप कमेंट करेंगे? क्योंकि सिर्फ ये बता देंगे क्या होगा या नहीं होगा, सिर्फ सिंपल से नो कमेंट्स इस वक्त। गुज़श्ता रोज ये तमाम तर सवालात हमारे रिपोर्टर की जानिब से वजीर तवानाई से पूछे गए थे, लेकिन उनका जवाब नो कमेंट्स की सूरत मिला और आज जो तोहफा आम पब्लिक को दिया गया है वो आपके सामने है। तहरीक इंसाफ ने हमें इलेक्शन से कबल और बाद में सुनहरे ख्वाब दिखाए, बिजली के मंसूबों के सपने दिखाए गए, लेकिन हकीकत में ये सपने आवाम के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुए हैं। माजी में साबिका हुकूमतों पर मलबा तो ढाला गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत क्या टॉल क्लेम्स करती रही है उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि आपका इंडिकेटिव जनरेशन एक्सपेंशन प्लान उसमें भी काम हो रहा है कि आपका 2046 तक, आज हमारे पास 33,000 मेगावाट है तो 2046 तक हमारा एम है 1 लाख मेगावाट और उस पे 60% जो है वो इंशाअल्लाह ताला हमारे रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी, 30% उसमें हाइडल, 30% उस पे सोलर एंड विंड एंड बगास बायोमास, ये एनर्जी हम लोग इसको टारगेट कर रहे हैं। हुकूमती दावों के बावजूद मुल्क में काबिल तजदीद तवानाई यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के हुसूल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर क्यों नहीं हो सका है। काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे में रुकावट कौन डाल रहा है? मंसूबों में हुकूमती सतह पर रुकावटें कैसे और क्यों डाली जा रही हैं जिससे सस्ती बिजली नहीं बनाई जा सकती? सबसे पहले काबिल तजदीद तवानाई के हवाले से हुकूमती गैर संजीदगी आपके सामने रखता है। वफाकी हुकूमत ने शमसी तवानाई के हवाले से एक मंसूबा शुरू किया। मंसूबे के तहत शमसी तवानाई यानी सोलर से जो एनर्जी प्रोड्यूस होनी थी उसके जरिए जो बिजली है वो कौमी ग्रिड में शामिल करने के लिए रियायती पैकेज दिया गया। यानी आप शमसी तवानाई प्रोड्यूस करते हैं और उसको नेशनल ग्रिड में शामिल करते हैं, लेकिन इसके फौरी बाद ही वफाकी हुकूमत ने सोलर सिस्टम से सस्ती बिजली बनाकर कौमी ग्रिड में शामिल करने वाले सारिफीन पर इजाफी बोझ डाल दिया। नेपरा की जानिब से कम अज कम 7 किलोवाट मंजूर शुदा लोड पर लाइसेंस की मंजूरी दी जाती है। सारिफीन को कंसल्टेंसी फीस के साथ साथ हजारों रुपए की अदायगी करना होगी।
सोलर सिस्टम के हवाले से जो दरखास्त है उसके लिए भी लोड के हिसाब से फीस देना पड़ेगी। अब इस हवाले से नेपरा ने तमाम तकसीमकार कंपनियों को मरासला भी इरसाल कर दिया, यानी अब कोई भी कंपनी या इदारा सोलर के जरिए बिजली तैयार करके कौमी ग्रिड को नहीं देगा। अब तलाश करते हैं दूसरे सवाल का जवाब, यानी हुकूमत ऐसा कर क्यों रही है। इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि तवानाई की वजारत और कमेटियों में वज़ीर आज़म के आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुद तवानाई के शोबे से वाबस्ता है, जिन पर सवालिया निशान भी हैं, जिनके अपने पावर प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जो फर्नेस ऑयल से बिजली तैयार कर रहे हैं। फर्नेस ऑयल से बिजली यकीनन एक महंगा जरिया है जो फर्नेस ऑयल से तैयार की जाती है। यही अफराद आलमी मंडी से सस्ती LNG खरीदने में रुकावट बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें खदशा था कि ऐसा करने से उनके फर्नेस ऑयल पर चलने वाले पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे और कौम को सस्ती बिजली फराहम हो जाएगी। वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द मौजूद यही लोग गर्दिशी कर्जे बढ़ाने की वजह से बने हुए हैं, और यही लोग गर्दिशी कर्जों का बोझ आम आदमी के सर डाल रहे हैं। हुकूमत का दावा है कि गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए बिजली की कीमत 2 रुपये 18 पैसे फी यूनिट बढ़ाना थी, मगर अब 1 रुपये 95 पैसे बढ़ाई जा रही है। यानी हुकूमत की जानिब से कौम को पूरे 23 पैसे का रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन वफाकी हुकूमत यह नहीं बता रही कि बिजली की कीमत में इजाफे से सारिफीन पर पूरे 200 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अब आवाम 23 पैसे की रिलीफ पर खुशियां मनाए या फिर 200 अरब के इजाफी बोझ पर सर पीटे, यकीनन ये हुकूमत की बात है, क्योंकि हम जब हुकूमत से सवाल करते हैं तो जवाब मिलता है नो कमेंट्स। अब ये बोझ कब तक डाला जाता रहेगा? फ्यूल एडजस्टमेंट का नारे पर फ्यूल एडजस्टमेंट की बात करते हुए मजीद कितने पैसे बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अभी IMF की सेकंड ट्रांच भी बाकी है और IMF की शराइत भी हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए। जब तक आप गर्दिशी कर्ज को कम नहीं करते हैं तो IMF मदद के लिए तैयार नहीं होगा। ये एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि ज़ाती सुकून के लिए आम आदमी की तजलील का सिलसिला कैसे बंद होगा। एक बड़ा अहम मामला है जो इस ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद के एक निजी होटल में मैनेजर और मालिकान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू ने सोशल मीडिया सारिफीन के जज्बात भड़का दिए हैं। आगे बढ़ने से कबल इस गुफ्तगू का एक वीडियो क्लिप आपके सामने रखते हैं कि होटल मालिकान और मैनेजर के माबैन वो क्या गुफ्तगू हुई है जिसे सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। Hi, I'm Uzma and this is Dia. Hi. We own Cannoli and we were bored, so we would like to introduce you to our team. Awais is our manager. Awais? Hi. Good. Dia, would you like to ask him a few questions? Awais, how long have you been working for us? I think last 9 years. 9 years. Yeah. Awais was one of our first hires when we opened Cafe Soul. Yes. And how many classes have you taken for English? I think 3. 3. 3 years, you mean? No. 3 whole courses. 6 months, 1 class. 6 months, Yes, 1 class. yes. So a year and a half. So a year and a half you Yes. studied English. Yes, ma'am. So could you please speak to everyone in English and say a sentence? Introduce yourself. Hi, my name is Awais Aftab and I job their manager and that's it. Shabash. So this is our manager who's been with us for 9 years. This is the beautiful English he speaks. We just This is thought what we paid for. This is at a very good salary, mind you. Thank you. अब बोरियत दूर करने के लिए मुलाजमीन की तज़हीक, अंग्रेजी को बुनियाद बनाकर आम आदमी का मजाक उड़ाना, इसी बुनियाद पर सोशल मीडिया सारिफीन कैफे मालिकान पर खूब बरस रहे हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या किसी की काबिलियत का पैमाना अंग्रेजी है, महज अंग्रेजी है? क्या किसी की शख्सियत को अंग्रेजी की बुनियाद पर जांचा जा सकता है? क्या अंग्रेजी को बुनियाद बनाकर तस्हीक की इजाजत हो सकती है? क्या मैनेजर के साथ मालिक का रवैया वर्क प्लेस पर हरासगी के जुमरे में नहीं आता है? क्या हरासमेंट नहीं है? वर्क प्लेस हरासमेंट नहीं कहेंगे इसको? पाकिस्तान की अक्सरियत अंग्रेजी से नाबल्द है, क्या इस बुनियाद पर उनका मजाक बनता है? ऐसे ही दर्जनों सवालात आम पाकिस्तानी पूछ रहा है। इसी आम पाकिस्तानी की नुमाइंदगी आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जहां अंग्रेजी ज़रूरत पर जोर दिया, वहीं उन्होंने आम आदमी के सामने अंग्रेजी बोलकर इल्मियत झाड़ने के नुकसानात भी बयान किए। वज़ीर आज़म इमरान खान क्या कह रहे थे वो भी आपके सामने है। हमारे अक्सरियत अंग्रेज़ी नहीं समझती और ये मैं उनकी तौहीन होती है जब हम अंग्रेज़ी में बातें शुरू कर देते हैं, इसलिए मैं उर्दू में करता हूँ, क्योंकि बड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए हमारी आवाम को। या तो सबको अंग्रेज़ी आती हो, अक्सरियत को अंग्रेज़ी नहीं आती और हम अंग्रेज़ी शुरू कर देते हैं, इसलिए मेरा ऑब्जेक्शन है उसके। यकीनन अंग्रेज़ी सीखना वक्त की ज़रूरत है।
आज के जदीद दौर में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन इस बात को दलील बनाते हुए आम आदमी की तजलील भी किसी तौर काबिल कबूल नहीं हो सकती है। अंग्रेजी बोलिए, सीखिए और सिखाइए, लेकिन आम आदमी की तजलील ना कीजिए। खुदारा आम आदमी को इस बारे में एम्बैरस ना कीजिए। इस माहौल में जहां सांस लेने के लिए आम आदमी को हजार जतन करना पड़ते हैं, घुटन ज़दा माहौल है, जहां जिंदगी की डोरें उम्मीद के साथ जुड़ी हैं, खुदारा इस उम्मीद को टूटने ना दे, आम आदमी को जीने दे, उससे उसकी सांसें ना छीनिए। ये था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।